उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ऋण पत्र का अर्थ और अंशों और ऋण पत्र के बीच अंतर समझने में, ऋण पत्रों के प्रकारों को जानने में, सममूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर जारी किए गए ऋण पत्रों के लिए अलग अलग लेखांकन व्यवहार जानने में, रोकड़ में भिन्न ऋण पत्रों के निर्गम की अवधारणा को समझने में, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गम की अवधारणा जानने में, ऋण पत्रों के निर्गम पर बट्टा हानि अपलिखित करने की विधियों की व्याख्या करने में, ऋण पत्रों के मोचन की विधियों और लेखांकन व्यवहारों को जानने में, निक्षेप निधि की अवधारणा को समझने में, ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन। ऋण पत्र का अर्थ। डिबेंचर शब्द लैटिन शब्द डिबेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ कर्ज लेना होता है। ऋण पत्र लिखित विपत्र होता है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत ऋण का अभिज्ञान करता है। इसमें निर्दिष्ट समय के बाद या निर्दिष्ट अंतराल पर या कंपनी के विकल्प पर मूलधन के पुनर्भुगतान और निश्चित दर पर ब्याज के भुगतान, जो आमतौर पर निश्चित तिथि पर अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से देय होता है, उसका अनुबंध शामिल होता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(12) के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, चाहे कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार संघटित करती हों अथवा नहीं। टॉपहैम के अनुसार ऋण पत्र धारक को आमतौर पर ऋण से उत्पन्न होने वाले कर्ज के साक्ष्य के रूप में कंपनी द्वारा दिया गया विपत्र होता है और आमतौर पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। बॉन्ड क्या है? यह भी ऋण के लिए प्रयुक्त एक विपत्र है, लेकिन आजकल इसका अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। अंशों और ऋण पत्रों के बीच अंतर। अंशों और ऋण पत्रों के बीच कई अंतर हैं। स्वामित्व। ऋण पत्र धारक कंपनी का ऋण लेनदार होता है, जबकि कंपनी का अंश रखने वाला व्यक्ति कंपनी का स्वामी बन जाता है, क्योंकि अंश स्वामित्वाधीन पूंजी का भाग होता है, जबकि ऋण पत्र कर्ज प्राप्त पूंजी है। अंशों और ऋण पत्र के बीच अंतर। प्रतिफल। अंशों पर प्रत्यय को लाभांश कहा जाता है, जबकि प्रत्यय को ब्याज कहा जाता है। ऋण पत्रों के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज की दर पूर्व निर्धारित होती है, जबकि अंशों पर लाभांश की दर कंपनी के लाभ के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। लाभांश का भुगतान लाभ पर निर्भर करता है, जबकि ब्याज का भुगतान तब भी किया जाना होता है भले ही जब कोई भी लाभ ना हुआ हो। परिशोधन या चुकौती। आमतौर पर कंपनी के जीवन काल के दौरान शेयरों की राशि की वापसी या परिशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऋण पत्र एक समय अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और वो समय अवधि समाप्त हो जाने के बाद राशि का पुनर्भुगतान करना होता है। हालांकि 1998 में कंपनी अधिनियम 1956 में किए गए संशोधन ने कंपनी को बाजार से अपने अंशों की पुनर्खरीद की अनुमति दी है,
खासकर जब बाजार में उसके अंशों की कीमत पुस्तक मूल्य से कम हो। मतदान अधिकार। अंशधारकों के पास कंपनी में मतदान का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्र धारकों के पास कंपनी में कोई मतदान अधिकार नहीं होता है। परिवर्तनीयता। अंशों को ऋण पत्रों में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है यदि निर्गम की शर्तों में उल्लेख किया गया हो, और उस स्थिति में इन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्रों के रूप में जाना जाता है। सुरक्षा और अवधि के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्रों के प्रकार। कंपनी निम्नानुसार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र जारी कर सकती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस श्रेणी में ऋण पत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक, रक्षित ऋण पत्र। रक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिसके लिए भुगतान में चूक की स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन होता है। प्रभार स्थिर या चल हो सकता है। स्थिर प्रभार उन परिसंपत्तियों के प्रति स्थापित किया जाता है जो कि कंपनी द्वारा प्रचालन के लिए धारित होते हैं, ना कि बिक्री के आशय के लिए, जबकि चल प्रभारों के अंतर्गत वे सभी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो सुरक्षित लेनदारों हेतु निर्दिष्ट होने से बहिष्कृत हैं। 2. आरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्रों में कंपनी की परिसंपत्तियों पर कोई विशिष्ट प्रभार नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी इन ऋण पत्रों पर स्वतः ही चल प्रभार स्थापित हो सकता है। आमतौर पर इस प्रकार के ऋण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। अवधि के दृष्टिकोण से इस श्रेणी में पुनः ऋण पत्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, मोचनीय ऋण पत्र। ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं जो अवधि की समाप्ति के समय एक मुश्त या कंपनी के जीवन काल के दौरान किश्तों में देय होते हैं। ऋण पत्रों को या तो सममूल्य पर या अधिमूल्य पर मोचित किया जा सकता है। 2. अमोचनीय ऋण पत्र। इस प्रकार के ऋण पत्रों में कंपनी ऋण पत्र जारी करके उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करती है। ये कंपनी के समापन के समय मोचनीय होते हैं। इन ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्रों के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनीयता के आधार पर और कूपन दर के दृष्टिकोण से ऋण पत्र के प्रकार। परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से इस श्रेणी में ऋण पत्रों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक, परिवर्तनीय ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों को समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। ये ऋण पत्र या तो कंपनी या ऋण पत्र धारक के विकल्प पर परिवर्तनीय होते हैं। ये ऋण पत्र या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय होते हैं। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों को अंशों में या किसी अन्य प्रतिभूति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले अधिकांश ऋण पत्र इस श्रेणी में आते हैं। कूपन दर के दृष्टिकोण से इस श्रेणी के अनुसार ऋण पत्रों को दो श्रेणियों में
विभाजित किया जा सकता है। एक विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र। ब्याज की विशिष्ट दर पर जारी किए गए ऋण पत्रों को कूपन दर ऋण पत्र कहा जाता है। विशिष्ट दर या तो स्थिर या चल हो सकती है। चल ब्याज दर को आमतौर पर बैंक दर से जोड़ा जाता है। 2. शून्य कूपन दर ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों को ब्याज की विशिष्ट दर पर जारी नहीं किया जाता है। ऐसे ऋण पत्र निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त छूट पर जारी किए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों में सांकेतिक मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच अंतर को ऋण पत्रों की अवधि से संबंधित ब्याज की राशि माना जाता है। पंजीकृत और अपंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकरण के दृष्टिकोण से इस श्रेणी के अनुसार ऋण पत्रों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। 1. पंजीकृत ऋण पत्र। ये ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनमें ऋण पत्र धारकों के सभी विवरण जैसे नाम, पता और ऋण पत्र धारण के विवरण दर्ज किए जाते हैं और कंपनी द्वारा एक रजिस्टर में रखे जाते हैं। ऐसे ऋण पत्र केवल नियमित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं। 2. अपंजीकृत ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों को सुपुर्दगी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है और कंपनी ऋण पत्र से जुड़ा ब्याज कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान करती है। ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गम की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे कि अंशों के निर्गम पर होती है। निवेशक जो ऋण पत्रों के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, वे कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण पत्र के आधार पर आवेदन करते हैं। कंपनी या तो पूरी राशि को आवेदन पत्र के साथ या फिर आवेदन पत्र पर किस्तों के रूप में तथा आवंटन पर तथा विविध मांगों पर राशि मांग सकती है। अंशों की भांति ऋण पत्रों को सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर जारी किया जाता है। इन्हें रोकड़ से भिन्न प्रतिफल या संपवार्षिक प्रतिभूति के लिए भी जारी किया जा सकता है। रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गम। ऋण पत्रों का सममूल्य पर तब निर्गम किया जाता है जब उनका निर्गम मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है। ऐसे निर्गम हेतु रोजनामचा प्रविष्टि निम्नानुसार अभिलिखित की जाती है। यदि पूरी राशि एक किस्त में प्राप्त होती है, 1. आवेदन राशि की प्राप्ति पर, 2. ऋण पत्रों के आवंटन पर। रोकड़, बट्टे और प्रीमियम पर ऋण पत्र का निर्गमन। यदि ऋण पत्र राशि 2 किस्तों में प्राप्त की जाती है, 1. आवेदन राशि की प्राप्ति पर, 2. आवंटन पर आवेदन राशि के समायोजन के लिए, 3. देय आवंटन राशि के लिए, 4. आवंटन राशि की प्राप्ति पर। यदि ऋण पत्र राशि 2 से अधिक किस्तों में प्राप्त की जाती है, 1. पहले मांग पर, 2. पहले मांग की प्राप्ति पर। बट्टे पर ऋण पत्र का निर्गमन। जब ऋण पत्र सामान्य कीमत से कम कीमत पर जारी किया जाता है तो उसे बट्टे पर जारी किया गया कहा जाता है। इसे पूंजीगत हानि माना जाता है और उस समय अवधि के आधार पर शीर्ष मद
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां या अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया जाता है, जिसमें इसे अपलिखित किया जाना होता है। ये पट्टा ऋण पत्रों के जीवन काल के दौरान या तो लाभ और हानि विवरण या प्रतिभूति आरक्षित खाते यदि कोई हो, उसमें डेबिट करके अपलिखित किया जाता है। ये राशि बैलेंस शीट के डेटा के 12 महीने के दौरान अपलिखित की जानी होती है। प्रीमियम पर जारी किए गए ऋण पत्र। जब ऋण पत्र को उसकी सामान्य कीमत से अधिक पर जारी किया जाता है तो उसे प्रीमियम पर जारी किया गया कहा जाता है। अतिरिक्त राशि को प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में क्रेडिट किया जाता है और शीर्षक निधि एवं अधिशेष के अंतर्गत बैलेंस शीट के देयता पक्ष पर दर्शाया जाता है। अधिअभिदान। जब जनता को प्रस्तावित किए गए ऋण पत्रों की संख्या लोगों द्वारा आवेदन किए गए ऋण पत्रों की संख्या से कम होती है तो इसे अधिअभिदान कहा जाता है। अधिअभिदान पर कंपनी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धन आवंटन और संबंधित मांग के लिए विभिन्न समायोजन करने के लिए रोका जा सकता है। लेकिन उन आवेदकों से प्राप्त राशि जिन्हें कोई ऋण पत्र आवंटित नहीं किया गया है, उन्हें वापस लौटा दी जाती है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन। कभी कभी कंपनी विक्रेताओं से परिसंपत्ति रोकड़ पर नहीं खरीदती है, बल्कि रोकड़ के अलावा प्रतिफल के रूप में ऋण पत्र जारी कर देती है। ऐसे मामलों में भी ऋण पत्र सममूल्य पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है। प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाती हैं। 1. परिसंपत्तियों की खरीद पर। 2. ऋण पत्रों के निर्गमन पर, सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर। कभी कभी कंपनी किसी अन्य कंपनी को खरीदने के साथ उसकी देनदारी का भी अधिग्रहण कर लेती है। ऐसी स्थिति में क्रय प्रतिफल निवल परिसंपत्तियां देयताए के मूल्य के बराबर होगा और यदि प्रतिफल की पूरी राशि का ऋण पत्र जारी करके भुगतान किया जाता है तो जर्नल एंट्री होगी। ऋण पत्रों का संपवार्षिक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। जब कोई कंपनी किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण या अधिविकर्ष प्राप्त करती है तो संपवार्षिक प्रतिभूति को प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा द्वितीयक या अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि प्राथमिक प्रतिभूति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम है तो कंपनी पहले से ही बंधक रखी गई कुछ अन्य परिसंपत्तियों के अलावा ऋणदाताओं को अपना स्वयं का ऋण पत्र जारी कर सकती है। ऋण पत्रों के ऐसे निर्गमन को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए ऋण पत्र के रूप में जाना जाता है। ऋण पत्र जारी करने की शर्तें। जब भी कोई कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो आम तौर पर उन शर्तों का उल्लेख करती है जिन पर परिपक्वता के समय ऋण पत्रों का मोचन किया जाएगा। ऋण पत्रों के मोचन से आशय ऋण पत्र धारक को ऋण पत्र का परिशोध न करने के द्वारा ऋण पत्र खाते से दायित्व मुक्ति होता है। ऋण पत्र को या तो सममूल्य पर या प्रीमियम पर भुनाया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गम एवं मोचन में पाई जाने वाली 6 आम स्थितियां निम्नानुसार हैं।
सम मूल्य पर निर्गम एवं सम मूल्य पर मोचनीय, बट्टे पर निर्गम एवं सम मूल्य पर मोचनीय, प्रीमियम पर निर्गम एवं सम मूल्य पर मोचनीय, सम मूल्य पर निर्गम एवं प्रीमियम पर मोचनीय, बट्टे पर निर्गम एवं प्रीमियम पर मोचनीय, प्रीमियम पर निर्गम एवं प्रीमियम पर मोचनीय। ऋण पत्रों पर ब्याज। जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो उसे ऋण पत्र का शोधन न होने तक आवधिक रूप से यानी अर्धवार्षिक स्थिर प्रतिशत पर ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना होता है। ऋण पत्र पर ब्याज कंपनी के लाभ के प्रति प्रभार होता है और इसका भुगतान किया जाना चाहिए कि चाहे कंपनी ने कोई लाभ अर्जित किया हो या नहीं। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कंपनी को ऋण पत्र पर देय ब्याज से निर्धारित दर पर आयकर काटना चाहिए। इसे स्रोत पर आयकर की कटौती यानी टीडीएस कहा जाता है और कर प्राधिकरण के पास जमा कराया जाना होता है। ऋण पत्र पर ब्याज के लिए लेखांकन व्यवहार। ऋण पत्रों पर ब्याज के लिए रोजनामचा में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती हैं। जब ब्याज बकाया हो, ऋण पत्र धारकों को ब्याज के भुगतान के लिए लाभ और हानि विवरण में ऋण पत्र ब्याज खाता हस्तांतरण पर सरकार के स्रोत पर काटे गए कर के भुगतान पर ऋण पत्रों के निर्गम पर बट्टे या हानि का अपलेखन ऋण पत्रों के निर्गम पर बट्टे या हानि का अपलेखन ऋण पत्र जारी किए जाने के वर्ष में नहीं किया जाता है क्योंकि कंपनी को ऋण पत्रों से लाभ की प्राप्ति उनके मोचन तक होती है। इसलिए इस पर बट्टा या हानि को पूंजीगत हानि माना जाता है। आईसीएआई द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बट्टा प्रतिभूति प्रीमियम खाते पर प्रभारित किया जा सकता है या लाभ और हानि विवरण के माध्यम से 3 से 5 वर्ष में अपलिखित किया जा सकता है। यदि पूंजीगत लाभ पर्याप्त नहीं है तो इस राशि को आगम लाभों के प्रति अपलिखित किया जा सकता है। आगम लाभों के प्रति ऋण पत्रों पर हानि या बट्टे को अपलिखित करने के लिए 2 विधियों का उपयोग किया जा सकता है। स्थायी किस्त विधि। यदि एक निर्दिष्ट अवधि के अंत में ऋण पत्रों का मोचन किया जाता है, बट्टे की कुल राशि उस समय अवधि के दौरान स्थिर राशि की समान किस्तों में अपलिखित किया जाना चाहिए। परिवर्तनीय किस्त विधि। इस विधि के अंतर्गत बट्टे की राशि प्रति वर्ष कम होती जाती है और इसलिए इस विधि को कम होती किस्त विधि के रूप में भी जाना जा सकता है। जब ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान वार्षिक रूप से अथवा किस्तों में किया जाता है तो प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया ऋण पत्रों के अनुपात में बट्टे का अपलेखन किया जाना चाहिए। ऋण पत्रों का मोचन। ऋण पत्रों के मोचन का अर्थ कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि का पुनर्भुगतान करना है। ऋण पत्रों का मोचन करने के 4 तरीके हैं। एक मुश्त भुगतान। कंपनी परिपक्वता के समय ऋण पत्र धारकों को एक मुश्त राशि का भुगतान करके ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। किश्तों में भुगतान। इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों का ऋण पत्रों की अवधि के दौरान
निर्दिष्ट तिथि पर किश्तों में मोचन किया जा सकता है। ऋण पत्रों की देयता की कुल राशि वर्षों की संख्या से विभाजित की जाती है। खुले बाजार में क्रय। इस तरह कंपनी निरसन के प्रयोजन से अपना स्वयं का ऋण पत्र खरीदती है। इस क्रिया में खुले बाजार में ऋण पत्रों को खरीदकर ऋण पत्रों का मोचन किया जाता है। अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन। कंपनी ऋण पत्रों को अंशों या नए प्रकार के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके अपने ऋण पत्रों को मोचित कर सकती है। इन नए अंशों या ऋण पत्रों को समय मूल्य पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि ऋण पत्रों को मूल रूप से बट्टे पर जारी किया गया था, तो निर्गम के समय उनसे प्राप्त वास्तविक राशि का उपयोग निर्गमित किए जाने वाले अंशों की वास्तविक संख्या गणना करने के आधार के रूप में किया जाएगा। यहां ध्यान दिया जा सकता है कि यह विधि केवल परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर लागू होती है। मोचन के लिए ध्यान दिए जाने वाले विचार। ऋण पत्रों के मोचन के समय ध्यान देने योग्य घटक। ऋण पत्रों के मोचन का समय। यदि कंपनी का अंतर नियम अनुमति देता है, तो कंपनी देय तिथि से पहले अपने ऋण पत्रों को मोचित कर सकती है। ऋण पत्रों के मोचन के स्रोत। ऋण पत्रों का मोचन या तो पूंजी या लाभ के माध्यम से किया जा सकता है। पूंजी से मोचन। जिन कंपनियों को डीआरआर बनाने से छूट मिली है, वो पूंजी से शेयरों को मोचित कर सकती हैं। लाभ से मोचन। जब कोई भी कंपनी पूरी तरह से लाभ से अपने ऋण पत्रों को मोचित करने की योजना बनाती है, तो उसे लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध अधिशेष से डीआरआर में मोचन योग्य ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 100% स्थानांतरित करना चाहिए। पूंजी या लाभ से मोचन। यदि कंपनी लाभ या पूंजी का आंशिक रूप से उपयोग करके अपने ऋण पत्रों को मोचित करती है, तो वो लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध अधिशेष से डीआरआर में किसी विशेष वर्ग के बकाया ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 100% स्थानांतरित नहीं करती है। एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां। यदि ऋण पत्रों का सममूल्य पर मोचन किया जाता है, यदि प्रीमियम पर ऋण पत्रों का मोचन किया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी प्रतिवर्ष लाभ का एक हिस्सा अलग रखती है और ऋण पत्रों का मोचन होने तक ऋण पत्रों के मोचन के लिए ऋण पत्र मोचन निधि में स्थानांतरित करती रहती है। रोजनामचा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1. यदि कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए हैं, तो वो ऐसे ऋण पत्रों के मोचन के लिए ऋण पत्र मोचन निधि का निर्माण करेगी और ऋण पत्रों का मोचन होने तक प्रतिवर्ष लाभ से पर्याप्त राशि जमा की जाएगी। 2. ऋण पत्र मोचन निधि में जमा राशि का उपयोग केवल ऋण पत्रों के मोचन। ऋण पत्र मोचन निधि खाता 1। कंपनी नियम 2014 के नियम 18(7) के अनुसार कंपनी को निम्नलिखित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऋण पत्र मोचन निधि बनानी चाहिए। 1. ऋण पत्र मोचन निधि लाभांश का भुगतान करने के लिए
उपलब्ध लाभ से बनाई जानी चाहिए। 2. निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कंपनी को डीआरआर बनाना चाहिए। निजी के साथ साथ सार्वजनिक रूप से जारी किए गए ऋण पत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों एआईएफआई और बैंकिंग कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के लिए कोई डीआरआर आवश्यक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत आवासीय वित्तीय कंपनियों के लिए डीआरआर सेबी निर्गम एवं सूचीगत ऋण प्रतिभूति नियमन 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए बकाया ऋण पत्रों के मूल्य का 25% होगा और निजी रूप से जारी किए गए ऋण पत्रों के मामले में किसी डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माण एवं आधारिक संरचना कंपनियों सहित अन्य कंपनियों के लिए डीआरआर की पर्याप्तता सेबी निर्गम एवं सूचीगत ऋण प्रतिभूति नियमन 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए बकाया ऋण पत्रों के मूल्य का 25% होगी। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निजी रूप से जारी किए गए ऋण पत्रों के मामले में 25% डीआरआर की आवश्यकता होती है। निजी निर्गम आधार पर ऋण पत्र जारी करने वाली असूचीबद्ध कंपनियों के लिए डीआरआर बकाया ऋण पत्रों के मूल्य का 25% होगा। ऋण पत्र मोचन आरक्षित खाता 2 प्रतिवर्ष प्रत्येक कंपनी को 30 अप्रैल को या उससे पहले ऋण पत्र मोचन निधि को बनाना होता है। वो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विधियों से अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले अपने ऋण पत्रों के 15% से कम राशि निवेशित या जमा कर सकती है। अर्थात 1. किसी भी प्रभार या ग्रहणाधिकार से मुक्त किसी भी अनुसूचित बैंक में। 2. केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां। 3. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 की उपधारा ए से डी और ई में उल्लिखित प्रतिभूतियां। 4. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 की उपधारा एफ के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी अन्य कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड। 5. उपयुक्त अनुसार निवेशित या जमा राशि का उपयोग वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले ऋण पत्रों के मोचन के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र निर्गम के अपवर्तनीय भाग के संबंध में ऋण पत्र मोचन निधि बनाई जाएगी। किस्तों में भुगतान द्वारा मोचन। अंतर नियम के अनुसार ऋण पत्रों का एक विशेष वर्ष से शुरू होने वाली किस्तों में मोचन किया जाना चाहिए। वास्तविक ऋण पत्रों का मोचन आमतौर पर चुनिंदा लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जा सकता है और मोचन या तो पूंजी से या लाभ से किया जाता है। प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी। यदि लाभ से मोचित होते हैं, यदि पूंजी से मोचित होते हैं। खुले बाजार में खरीद द्वारा मोचन। जब कोई कंपनी खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को निरस्त करने के उद्देश्य से खरीदती है, तो ऐसे ऋण पत्रों की खरीद और निरसन को खुले बाजार में
खरीद द्वारा मोचन के रूप में जाना जाता है। जब भी कंपनी के पास अधिशेष धन होता है, तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को मोचित कर सकती है, या जब भी वो बाजार में बट्टे पर उपलब्ध हों, तो अपने ऋण पत्र खरीद सकती हैं। रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाएंगी। तत्काल निरस्तीकरण के लिए अपने ऋण पत्रों की खरीद पर, मोचन पर लाभ के हस्तांतरण पर। यदि ऋण पत्रों को बाजार से ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदा जाता है, तो आधिक्य को ऋण पत्रों के मोचन पर हानि से डेबिट किया जाता है। इस मामले में रोजनामचा प्रविष्टियां यहां दर्शाई गई हैं। परिवर्तन द्वारा मोचन। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ऋण पत्रों को अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित करके भी मोचित किया जा सकता है। इन नए ऋण पत्रों को सम मूल्य पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है। यहां ध्यान दिया जा सकता है कि परिवर्तनीय ऋण पत्रों के मामले में किसी ऋण पत्र मोचन निधि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके मोचन के लिए किसी निधि की आवश्यकता नहीं होती है। निक्षेप निधि विधि। कंपनी को निर्दिष्ट समयावधि के अंत में ऋण पत्रों का मोचन करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, तो कंपनी निक्षेप निधि बना सकती है और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की प्रतिभूतियों या बॉन्डों में तदनुसार राशि का निवेश करना शुरू कर सकती है। निक्षेप निधि विधि। इस विधि में कंपनी प्रतिवर्ष विभाज्य लाभ से एक समान राशि अलग रखती है, ताकि प्रतिवर्ष मोचन के समय आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा सके। इसे निक्षेप निधि विधि कहा जाता है। सहेजी गई राशि कंपनी द्वारा विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। निवेश पर प्रत्याय की दर और जितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है, उसकी संख्या के आधार पर निक्षेप निधि तालिका पर संदर्भ देकर उचित राशि की गणना की जाती है। इस तरह की गणना की गई राशि को प्रतिवर्ष लाभ से ऋण पत्र मोचन निधि में स्थानांतरित किया जाता है और इसके निवेश को ऋण पत्र मोचन निधि निवेश कहा जाता है। इन निवेशों पर ब्याज के रूप में ज्ञात आय की एक निश्चित राशि अर्जित होती है, जिसका स्थिर विनियोजित राशि के साथ पुनर्निवेश किया जाता है। ऋण पत्र मोचन निधि निवेश को भुना लिया जाता है और प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ऋण पत्रों के मोचन के लिए किया जाता है। यदि कंपनी को ऋण पत्र मोचन निधि निवेश को भुनाने से कोई लाभ या हानि होती है, तो उसे भी ऋण पत्र मोचन निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निक्षेप निधि विधि निकालने में प्रयुक्त चरण। 1. निक्षेप निधि विधि की सहायता से प्रत्येक वर्ष अलग रखी जाने वाली लाभ की राशि पता लगाएं। 2. प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ की वो राशि अलग रखें और उसे ऋण पत्र मोचन निधि यानी DRF खाते में क्रेडिट करें। निक्षेप निधि विधि का कार्यकरण। निक्षेप निधि विधि के कार्यकरण में शामिल चरण। 1. पहले वर्ष के अंत में बराबर राशि के निवेश खरीदें और ऋण पत्र मोचन निधि निवेश यानी DRFI खाता डेबिट करें। 2. प्रत्येक परवर्ती वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि पर ब्याज प्राप्त करें। 3. अलग रखे गए लाभ की राशि और पिछले वर्ष मोचन का वर्ष को छोड़कर
प्रत्येक वर्ष अर्जित ब्याज की राशि के लिए निवेश खरीदें। 4. मोचन के वर्ष के अंत में निवेश को नकद में परिवर्तित करें। 5. ऋण पत्र मोचन निधि निवेश खाते शेष में दर्शाए गए निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को ऋण पत्र मोचन निधि खाते में स्थानांतरित करें। 6. ऋण पत्र धारकों को भुगतान करें। 7. सामान्य निधि में ऋण पत्र मोचन निधि खाता शेष स्थानांतरित करें। निम्नानुसार रोज नामचा प्रविष्टियां की जाएंगी। 1. पहले वर्ष के अंत में मोचन के लिए लाभ की स्थिर राशि अलग रखने के लिए मोचन के लिए अलग रखी गई राशि का निवेश करने के लिए। 2. पिछले वर्ष के अलावा दूसरे वर्ष और परवर्ती वर्ष के अंत में ऋण पत्र मोचन निधि निवेश पर ब्याज की प्राप्ति के लिए ऋण पत्र मोचन निधि निवेश पर ब्याज का ऋण पत्र मोचन निधि खाता में हस्तांतरण के लिए मोचन के लिए लाभ की स्थिर राशि अलग रखने के लिए मोचन के लिए अलग रखी गई राशि और DRFI पर अर्जित ब्याज के निवेश के लिए। 3. पिछले वर्ष के अंत में ब्याज की प्राप्ति के लिए ऋण पत्र मोचन निधि निवेश पर ब्याज का ऋण पत्र मोचन निधि निवेश खाते में हस्तांतरण के लिए मोचन के लिए लाभ की स्थिर राशि अलग रखने के लिए ऋण पत्र मोचन निधि निवेश भुनाने के लिए ऋण पत्र मोचन निधि निवेश की प्राप्ति पर लाभ या हानि के हस्तांतरण के लिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऋण पत्र लिखित विपत्र होता है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत ऋण का अभिज्ञान करता है। ऋण के लिए बॉन्ड का अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऋण पत्र धारक कंपनी का ऋण लेनदार होता है, जबकि कंपनी का अंश रखने वाला व्यक्ति कंपनी का स्वामी बन जाता है। रक्षित ऋण पत्र इस प्रकार के ऋण पत्र होते हैं जिसके लिए भुगतान में चूक की स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन होता है। असुरक्षित ऋण पत्रों में कंपनी की परिसंपत्तियों पर कोई विशिष्ट प्रभार नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी इन ऋण पत्रों पर स्वतः ही चल प्रभार स्थापित हो सकता है। मोचन योग्य ऋण पत्र वे होते हैं जो समय अवधि की समाप्ति के समय एक मुश्त या कंपनी के जीवन काल के दौरान किश्तों में देय होते हैं। गैर मोचनीय ऋण पत्रों के मामले में कंपनी ऋण पत्र जारी करके उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करती है। जिन ऋण पत्रों को समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। इन ऋण पत्रों को शेयरों या किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जिन ऋण पत्रों को ब्याज की विशिष्ट दर पर जारी किया जाता है, उन्हें कूपन दर ऋण पत्र कहा जाता है। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनमें ऋण पत्र धारकों के सभी विवरण जैसे नाम, पता और ऋण पत्र धारण के विवरण दर्ज किए जाते हैं और कंपनी द्वारा एक रजिस्टर में रखे जाते हैं। ऋण पत्रों का सममूल्य पर तब निर्गम किया गया कहा जाता है जब उनका निर्गम मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है।
जब सामान्य मूल्य की तुलना में नीचे दी गई कीमत पर ऋण पत्र जारी किया जाता है, तो इसे छूट पर जारी किया जाता है। जब ऋण पत्र को उसकी सामान्य कीमत से अधिक पर जारी किया जाता है, तो उसे प्रीमियम पर जारी किया गया कहा जाता है।